आधी रात का वक्त था। गानों के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने तक से रोक रही थी। नेहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। भीमा, खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? नेहा, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही है। नेहा, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रटे तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा, तुम भी न नेहा हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भीमा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे सबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। रमेश डरते हुए, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, भीमा, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है, जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। भीमा, चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोचकर देख, अगर कोई अवला सच में वहाँ पर सच में खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता न करें? उसे यूं ही छोड़ दें क्या, वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवाल में जिंदा चिनवा दिया, लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकलकर आ गई। कालो, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा वो बुरी तरह से चीखने लगी। भैरव, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी।
और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर जरूर करें। नोट, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया पेज पर फॉलो करें।